प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। दूसरा प्रोग्राम का ये सेगमेंट है, इसमें मेहमानों का जो पैनल है वो तब्दील हो चुका है। कुछ और दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। जो मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। शाहिद हुसैन कुरैशी साहब हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। तजियाकार हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू आज उनसे करनी है। जो ताजरों के मसाइल हैं और जो ख़ास तौर पे कुरैशी जो कम्युनिटी है उनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। शाहिद हुसैन को मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद हुसैन कुरैशी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हम तशरीफ़ रखते हैं रफ़त कुरैशी साहब, काम कर रहे हैं जी पीस के हवाले से, पीस एम्बेसडर हैं। पहले पीस एम्बेसडर यहाँ पे जो है वो नॉमिनेट हुए और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बड़ी उनकी अचीवमेंट है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ पे शरीक होते रहे हैं। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका रफ़त कुरैशी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जी शाहिद हुसैन कुरैशी साहब, पहले तो कुछ जो मामला शहर कराची के हवाले से उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, फिर जो ताजरों के मसाइल और ख़ास तौर पे जो कुरैशी कम्युनिटी है गोश्त के हवाले से जो उनके मामलात हैं, जो कीमतों का तयन नहीं हो पा रहा, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। बल्कि गुफ्तगू का आगाज़ इसी तरह कर लेते हैं कि जो मसाइल हैं उसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू की है। ये जो रेट या नर्ख जो होते हैं इनका तयन करना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि जो दूध की कीमतें हैं उनका तयन तो कर दिया जाता है, लेकिन जिस रेट पर बिक रहा है उससे आवाम बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन फिर अभी जब कुरैशी जो कम्युनिटी बरदरी है जब भी गोश्त का काम करती है, कीमतों का तयन के हवाले से जब इनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, जो रिजर्वेशन है, उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या करें? जब ये दुकानें बंद करेंगे, उनको सील करेंगे, तो ये तो मामला कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा। कैसे हल हो, ये ज़रा बताइए। जब भी इन्फ्लेशन होता है और चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, यानी होलसेल से अगर देखें पीछे जी, से, जब वो कीमतें बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है रिटेल पर भी उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट आएगा। आएगा, सही। और वो कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो उसकी कीमतों की फिक्सेशन करते हैं, यस, यानी एक सरकारी निर्ख निकालते तय हैं जैसे करते हैं, आम बिल्कुल ठीक है। तमाम प्रोडक्ट्स का होता है। तो वो साल बाद रिवाइज करते हैं या 3 महीने बाद, जैसे जैसे इम्पैक्ट, कोई बड़ा इम्पैक्ट आ जाए महंगाई जी, का, जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी मामलात में तब्दीली आई, तो उसमें रेट रिवाइज होते हैं, रिवीजन होता है। बदकिस्मती से मैं कहूँ, इसको नेग्लिजेंसी समझें हम इदारों की या ज़ाहिर है कुछ हमारे कम्युनिटीज़ के एसोसिएशंस की, कि 4 साल होने वाले हैं ये रेट रिवाइज नहीं हुए बिल्कुल ठीक है। सरकारी सतह पे। सरकारी सतह। अब वो रेट जब रिवाइज नहीं हुए और कहा जा रहा है कि 4 साल पुराने रेटों पर रिटेलर मीट को फरोख्त करे, फर्क करें। जो नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स अगर मतलब 500 रुपए की चीज़ लाकर 380 की नहीं, बेचे। बकरे का गोश्त जैसे 300 रुपए से अब 1200 रुपए में भी जो है वो नहीं मिलता लोगों को, तो ये तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया ना। इन्फ्लेशन की भी बात की, डिमांड सप्लाई का भी गैप है ना। बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये है, भी एक इशू है, गवर्नमेंट इस चीज़ को बिल्कुल समझती भी है, फिर समझती है, लेकिन गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही। एड्रेस नहीं कर रही। मेरी कमिश्नर कराची से मुलाकात हुई, इस सिलसिले में बात हुई, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि ठीक है जी, आपकी बात तो ठीक है, रेट रिवाइज होने चाहिए। तो कुछ हमारे लोग लिए, कुछ उनके अपने इदारे के लोग थे, और उन्होंने बड़ी रैशनल मतलब एक्सरसाइज की, खुद जाकर मार्केटों से जिंदा जानवर खरीदना, कटवाना, ओवरहेड डालना और तमाम एक्सरसाइजेज की। और वो कमेटी हमारी अगस्त तक काम करती रही है। राइट, राइट। 10-11 उसमें हमारे मामला चलते रहे, उनसे आना जाना और मीटिंग्स होती रही, लेकिन कंक्लूड नहीं किया। सही। मैंने अक्टूबर में उनको लेटर भी लिखा है कि इसको अब कंक्लूड करें, बैठें हमारे साथ, और जो मतलब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना सामने कि होलसेल में कितने की चीज़ पड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। 500 रुपये मन वो ला रहा है और आपने निर्ख दिए हैं सरकारी 380। 380 ये कैसे करेगा? मुमकिन नहीं। अच्छा, जब वो 500 का यानी 500 का लाके 550 का बेच रहा है, तो आप उस रेट लिस्ट की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। जुर्माने करते हैं। वो भी जाहिर है लॉजिकल बात तो नहीं बनती ना। बिल्कुल। अब वो क्या करे, कारोबार बंद कर दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कारोबारी लोग मतलब इतने अच्छे हालात वैसे भी नहीं है, कुव्वत खरीद कम है, तो वो उनको बंद करके बैठे हैं, स्ट्राइक करें, एहतजाज करें, पुरअमन लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, तो ये भी कोई बात बनती नहीं है। तो कोशिश करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, एसोसिएशंस हैं, जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई मौसर जवाब आ नहीं, मतलब फाइनली इसको आपने सही कहा कंक्लूजन कि कंक्लूजन की तरफ लेकर नहीं जाते। अच्छा, ये एक सवाल दिमाग में आता है, ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जो बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स बने हुए हैं, कहीं पे अगर 1200 रुपये अगर ओपन मार्केट के अंदर अगर गोश्त मिल रहा है बकरे का,
तो वही जनाब यहाँ पर 800 रुपये में भी मिल जाता है और कहीं 700 रुपये में मिल जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जी ये कहाँ से ला रहे हैं, इनका जो सप्लाई चेन का क्या फॉर्मूला है, ये कैसे प्राइसेस को जो है वो इतना नीचे लाकर बेच सकते हैं। अगर ये कर सकते तो आप भी कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे, ज़रा ये क्या सिलसिला है, समझाइए ज़रा। बकरे के गोश्त की मैं बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट बात बता रहा हूँ। जो मौजूद थी कमिश्नर कराची की टीम, हम मौजूद थे। उन्होंने बकरा ख़रीदा, तोला, कटवाया। कटवाने के बाद जब उसको ओवरहेड डाला, किराया डाला, और सालिम जब उसको यानी अभी होलसेल मार्केट में जाने से पहले जो तोला, जो कैलकुलेशन की, तो 1060 रुपये वो स्लाटर हाउस में पड़ा। तो वहाँ पर लाने की तो अभी कॉस्ट इनकर्ड हुई है ही नहीं नहीं। तो मुझे बताएं, कोई भी 740 में कैसे बेच सकता है? ये तो मौजूद है रिकॉर्ड पर, सरकारी रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो एक्सरसाइज हुई है। तो कोई कैसे बेच सकता है? अब मार्ट्स वगैरह को देखें, 1700, 1800 और 2000 रुपए तक गोश्त के रेट वो मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या है, उसको मतलब इस प्योरीफाई कर दिया एक तरह से उन्होंने। एक अच्छी खूबसूरत सी ट्रे है, एसी लगा है, शोकेस बना है, और उस पर सजावट है, खूबसूरती, जिसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। तो उसमें क्या क्या एडिंग हुई ऐसी? लेकिन अगर उसके रेट 1700 और 1800 रुपए हैं, और आप मीट जो सेलर है उसको आप कहते हैं 740 में बेचें, ये गैप को कैसे पूरा करें? बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। फिर आप गिरफ्तार कर लेते हैं, जुर्माने करते हैं, फिर तज़लील होती है आवाम की। लेकिन इससे तो देखिए मसला हल होने वाला नहीं है। अब ये जो फार्मर्स थे, इन लोगों की भी एसोसिएशन बनी हुई थी, इन्होंने भी अपने उसके लिए आवाज़ की, बुलंद की। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं जी, कॉस्ट वाकई बढ़ गई है, इस वक्त हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इनकर्ड होती है ना जी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, फिर मामला जो है वो ले दे के किसी तरह सॉल्व हुआ। लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा हो जाता है। अब ये अगर इसी तरह कन्फ्रंटेशन होती रहेगी, और प्राइसेस तो देखें रोज़ाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है। आप ब्रेड की कीमत देख लें, अंडों की कीमत देख लें, कंट्रोलेबल कहीं पर भी जो है वो नज़र नहीं आ रही प्राइसेस। तो जब ये हाइक आएगी तो ये सिर्फ गोश्त की तरफ क्यों इतना फोकस रह जाता है ले दे के, और इसी के ऊपर जो है वो सारा वो हम निकाल देते हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए, ये तो ज़रा समझाएं, क्योंकि मैसेज भी शायद नहीं पहुंचता। हमारी एसोसिएशन जो है वो इतनी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं कर पाती हैं, इतनी उनका जो कम्युनिकेशन नहीं है जो दीगर एसोसिएशंस की हैं। इसके बारे में थोड़ी बात हो। उसमें यह है कि कुछ हमारी भी अपनी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। हमारी एसोसिएशन की आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँचती, 4 सालों में नहीं पहुँची। जब से शेखुल कुरैश सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, इस काम को हम लेके चले, ऑफिशियली हम ऑन पेपर लेकर चले, बातचीत करने चले। वरना तो यही होता था कि मीटिंग कर ली, जाके बात कर ली। सरकारी इदारों के पास भी बहुत काम है। ऐसा ही आज अगर देखें, कमिश्नर कराची बहुत अच्छी टीम है, मैं उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ, कोरोना के हवाले से, SOPs के हवाले से, दीगर इश्यूज़ हैं, तो वो इतना स्ट्रांगली, इतना सीरियस इस मैटर को ले नहीं रहे। और फिर वो जो उनकी टीमें हैं जो जाके छापे मारती हैं, वो रेवेन्यू कलेक्शन के नाम से ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों पैसे लेते हैं। बाज़ मकामात पर ऐसी शिकायतें मौजूद हैं, मेरे पास गवाहियाँ हैं, इंटरव्यूज़ हैं कि लोगों को रसीदें भी नहीं देते जुर्माने की पेमेंट लेकर। तो ये मामला तो हैं, ख़राब है, लेकिन देखना होगा, हुकूमत को देखना होगा। हम किसी एहतजाज पे जाने की बात नहीं करते, स्ट्रांगली नहीं जाते, ऑन पेपर जाते हैं, लिख पढ़ के बात करते हैं जाके, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। मैं चाहूँगा कि हुक्काम बाला और दीगर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे, वो इसको एड्रेस करें। और ये एक अवामी मसला है। 25 लाख लोग हैं, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीट के कारोबार से मुंसलिक है। बिल्कुल ठीक है, एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कुछ और मामला हैं जिस पर गुफ्तगू हम करेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है महंगाई के हवाले से, ख़ास तौर पे, और जो गोश्त कीमतों में इजाफा हो रहा है।
इसकी क्या वजूहत हैं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू अब तक की है। मज़ीद कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। यहाँ पर मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी बात हो रही थी। रफ़त कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे भी कुछ बात करेंगे। कोई पीस रैली का इनेकाद ये कर रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं। जी रफ़त साहब फरमाइए, क्या इरादा रखते हैं रैली के हवाले से, क्या तैयारी और मकसद क्या है, ये भी ज़रा समझाएँ देखने वालों को। नस्तीन देखें, सबसे पहले तो अफ़वाज पाकिस्तान हमारी, जिसको सलाम हर वक्त, इनकी काविशें जिसकी वजह से आज खित्ते में, पाकिस्तान समेत खित्ते में भी अमन है, बहुत बड़ा किरदार है। और आपके तवस्सुस से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अंडर 10 और अब तो इंशाल्लाह नंबर 1 की तरफ जाते हुए नजर आ रही है और इंशाल्लाह बहुत करीब। तो देखिए, हमारा ये जो शिया सुन्नी फसाद की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा था, तो उस हवाले से हमने एक ये रैली का रखा है कि कोई इस मुल्क में शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, कोई पंजाबी पठान बलोच नहीं है, सब यहाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आपस में भाई हैं, लड़ाने वाली साजिशों को नाकाम करेंगे। उस हवाले से एक रैली का इनेकाद किया है अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए। साथ ही साथ कश्मीर डे भी है, तो भारत को पैगाम देने के लिए कि हम मजबूत कौम फिर खड़ी भी है आपके सामने और आपको जवाब देना है अब फिर से, क्योंकि बहुत कुछ हो गया और जो है जो बाहर के इदारों को करना चाहिए था उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। मगर मैं इस बात पे भी अप्रिशिएट करूंगा खान साहब को कि उनके आने के बाद फिर भी बहुत सी जगहों पे आवाज़ बुलंद की गई, बहुत सी बातें की गई जो अब तक 72 सालों में नहीं की गई। उन पे अप्रिशिएट करना चाहिए खान साहब को, जो बात है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह जो है पीडीएम ने जो एक तमाशा मचाया हुआ मुल्क के अंदर कि उनका काम नहीं है इदारों के साथ टकराना, सियासत को सियासत के तरीके से सियासी लोग करें मगर टकरा रहे हैं इदारों से, जो बहुत गलत बात है। तो उस हवाले से खराज तहसीन पेश करना और पैगाम देना कि हम जो है अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी कोशिश है और ये वक्त की इस वक्त ज़रूरत भी है। शायद साहब कुछ बात हो रही थी कीमतों के हवाले से कि तयन नहीं हो पा रहा, उसके अलावा बड़े मसाइल हैं। अब कोरोना की वजह से टाइमिंग का एक बड़ा जो मसला बना दिया गया है, उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि जी टाइमिंग वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो गए हैं और फिर ये सप्लाई साइड पे जो इश्यूज़ हैं एक जगह से दूसरी जगह लाना, उसमें बड़ा वक्त जो है वो निकल जाता है, तो दुकानों की जो औकात है वो थोड़े से कम हो गए हैं। ये क्या वाकई मसला है? वो पूरी दुनिया में तो इसी तरह बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। इसके बारे में ज़रा फरमाइए कि क्या हो रहा है। लोग इतने अवेयर नहीं है चीज़ों को। अब ये देखेंगे कि आज भी एक बहुत बड़ा तबका हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा इसको कोरोना को मतलब रियलिस्टिक ले ही नहीं रहा, समझ नहीं रहा, वो मान ही नहीं रहा, बल्कि वो कहते हैं यार ये क्या है, ऐसे ही कोई बनाई हुई चीज़ है। और अजीब अजीब बातें हैं, एजुकेशन की कमी है। मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, बड़ा समझाने की कोशिश की। हम लोगों ने अपने तौर पर बड़ी वीडियोस चलाई, बड़े ऑडियो क्लिप्स अपने पेजेस पर, सोशल मीडिया पर हमने बड़ी बात की, लोगों को समझाना कि खुदारा इस सिस्टम पे आ जाओ, ये अब हमारे साथ ही रहेगा और हमें डिस्टेंस भी बरकरार रखना चाहिए, टाइमिंग की सेटिंग अपनी बनाएं। बिल्कुल ठीक है। अब हम हर चीज़ से हट चुके थे। हम 2 बजे रात को कारोबार ख़त्म कर रहे हैं और फिर दूसरे दिन 2 बजे स्टार्ट ले रहे हैं दोपहर को। पूरी दुनिया का ये निज़ाम नहीं है, हमारे यहाँ कुछ इस तरह चलता है, तो हमें आना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। और हमें मतलब 9 से 5 की टाइमिंग या 6 की टाइमिंग अब अपनानी पड़ेगी, पूरी दुनिया में राइज है जी, इसको अब समझ लेने की ज़रूरत है। कॉलर हमारे साथ हैं जी, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। हमारे कॉलर रेगुलर याहिया इस वक्त हमारे साथ हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू याहिया फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। सबसे पहले यासिर भाई अपने दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और वो जाहिर है आप जो इशू लेके चल रहे हैं वो इतना जेन्युइन इशू है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस बयान करता हूँ। देखिए बात यह है कि हमें महंगाई का एहसास किन लोगों को है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे उनको नहीं है। मैं आपको बिलीव करें, मेरा गाड़ियों का काम है, लेकिन बाज़ औक़ात मैं ट्रैवल करता हूँ यासिर भाई चिंगी में। मैंने चिंगी में ट्रैवल किया, अपने बफर रूम से लेके मैंने अपना गृह मंदिर तक 40 रुपए लगे उसके अंदर, ठीक है। और उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनके जो मैंने तासुरात सुने तो मुझे एहसास हुआ कि यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। यही आप अंदाजा लगाए ना महंगाई की बात करते हैं। एक बंदा जिसकी 10,000 तनख्वाह टावर से चल रहा है, वो चिंगी जैसे सवारियां तो है, वो 50 रुपए एक तरफ के दे रहा है, तो इट मीन के 3-3.5 हजार रुपए वो सिर्फ अपने ट्रांसपोर्टेशन पे दे रहा है। मैं मामूली बात कर रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाएंगे 210 रुपए के अंडे कैसे खरीदेगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, महंगाई के असबाब मालूम नहीं किए जाते इस तरह। महंगाई की वजूहात मौजूद होती हैं कि आपकी पॉलिसीज उस पर इंप्लीमेंट होती हैं कि आपके पास क्या
कब आप आ रहा है और क्या जा रहा है, Yes. आपके पास और मुझे जो सवाल इनसे भी करना है, देखिए हम लोगों को कहा जाता है कि आप टैक्सेस नहीं देते। आप, मैं अगर सिर्फ एक कैलकुलेशन आपके प्रोग्राम पहले ही बता रहा हूँ कि सिर्फ मोबाइल टैक्स की कैलकुलेशन जो गरीब से गरीब, अमीर आदमी डेली दे रहा है, Yes. उस पर जो कटौती हो रही है, मुझे उसकी कोई फिगर दे दे। सिर्फ एक कंपनी के 6.5 करोड़ कस्टमर हैं, 6.5 या करोड़। बिलियंस ऑफ बिलियन रुपीस में इनके टर्नओवर्स हैं। जब हम स्टॉक मार्केट करते थे तो हम उस वक्त ये कैलकुलेट कर रहे होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो मैं, क्योंकि टाइम वक्त शॉर्ट है, मैं सिर्फ एक और बात करना चाहूंगा। देखें, बात मैं सिर्फ एक इंटीमेशन करना चाह रहा हूं। अभी मैंने देखा कि हमारी मुल्क का ये हाल है कि 150 एकड़ का पार्क उन्होंने गिरवी रख दिया गवर्नमेंट ने, और उस पर कर्जा उठा लिया। जी इस्लामाबाद की न्यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो भाई अगर आपकी ये पोजीशन है तो आप झूठी सच्ची खबरें हमें क्यों दिखा रहे हैं, हम सब बात क्यों दिखा रहे हैं? मेरा सवाल इन दोनों पैनलिस्ट हजरात से है कि देखें, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ लोगों को। मैंने कहा दर्द का अंदाजा नहीं है। अगर इस महंगाई में इस गरीब इतने पहुंच जाए जिसके पास लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप ना होने की वजह से अगर ये कहीं डेस्परेट हो गए, तो उसका अंजाम क्या होगा? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है याहिया। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने पार्ट लिया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो पुट किया। ये जो याहिया बात कर रहे हैं, ये है एक पाकिस्तानी का मसला है। एक कराची शहर में रहने वाला है, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में रह रहा हो, उसका मसला ये है जिसकी अभी इन्होंने बात की। और कराची के अंदर जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से मैं आऊँगा, उस तरफ भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये कीमतें कंट्रोल करने की जो वजूहत हैं, इससे लाइन कैसे हो सकते हैं? मामला तो सारे इनके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन ये कि अब आप जाकर उनको बताएं तो वो रियलाइज़ करें, उनको खुद अंदाज़ा नहीं है कि कीमतें बढ़ने की वजह क्या है, उसको भी तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? करना चाहिए। आम आदमी जो सबसे गरीब तबका हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है ना, एक आम जो एक 20-22 हज़ार रुपये सैलरी कमाने वाला जो तबका है, उसकी पहुंच से तो हफ्ते में एक मरतबा भी अब गोश्त मुर्गी निकलती जा रही है। इवन दाल के हवाले से और सब्जियों के हवाले से भी वो निकल गया है। तो हमें इस तरफ तो सोचना होगा, इस तरफ तो जाना होगा। सरकारी इदारों को, हुकूमतों को ये देखना होगा कि चीज़ें कंट्रोल तो करनी चाहिए, रेट्स कंट्रोल करने चाहिए। लेकिन अगर पीछे जाके होलसेल मार्केट से ही कंट्रोल शुरू हो तो रिटेलर, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जो बेच रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो भी इसी मुल्क का हिस्सा है, उसने भी यहीं से अपनी चीज़ को फ़रोख्त करना है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेना है और अपने घर को चलाना है। वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ज़ाहिर है मुल्क का। तो वो तो कोई गैर मुल्की तो नहीं है ना, तो उसके बारे में भी सोचना है। अगर हम कंट्रोल लेकर चलें, होलसेल से भी पीछे जाके ट्रांसपोर्टेशन को देखें, वहाँ क्या कहाँ रिश्वतें दी जा रही हैं। रोड पर आप देखें कितने टैक्सेस, ऑफिशियल अनऑफिशियल, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। के बाद बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट के इदारे पेट्रोल की कीमतों में स्टार्ट अगर ले लें ना, जहाँ से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, वहाँ अगर सब्सिडाइज कर दे आवाम के लिए, निचले सबसे गरीब तबके के लिए, वो तो चीज़ जो है ना नहीं। देखिए, अगर 60% आप करप्शन को रोक लेंगे तो जो है आपका रेट जो है मसले का हल ही बता दिया आपने कि पाकिस्तान में अगर बस स्टैंड के ऊपर बस आके रुक जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। तो होगा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। ये तो बताएं कि अब करप्शन के अगेंस्ट जब आप काम करते हैं या अगर लोग करप्शन के अगेंस्ट आपको नीचे से आना पड़ेगा ना, ऊपर से जो लड़ाई चल रही है उसको नीचे से लड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका ख्याल है कि ये जो ऊपर से सिलसिला शुरू, आप कहते हैं नीचे से काम शुरू होना चाहिए था। ये आपका ऊपर से तो आप उन सिर्फ 3 के अलावा तो कहीं जा नहीं रहे ना, ऊपर भी तो मसला ये, अपने इर्द गिर्द भी नहीं आ रहे और जो है दूसरे किसी के पास भी नहीं जा रहे। मेरा ओपिनियन इससे कुछ डिफरेंट है। जी फरमाइए। आज अगर करप्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो मेरी अपनी ज़ाती राय है, किसी सियासी हवाले से बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो ऊपर से कंट्रोल शुरू हो रहा है, जो खान साहब लेकर चल रहे हैं मामलात को, तो मैं समझता हूँ ये नीचे तक सीधी होंगी चीज़ें। ठीक है, डायरेक्शन ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, नीचे तक आएगा, डायरेक्शन सही है, वक्त देना होगा। ठीक है। अच्छा, वक्त कौन देगा? वो जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर, लेबर, उसके पास वक्त है ही नहीं देने। यही बिल्कुल ऐसी बात। तो खान साहब को एक तरफ तो करप्शन को ऊपर से लेके चलना है, रिड्यूस करते करते नीचे वाला खौफ से करप्शन करना छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है, खौफ से करना छोड़ देगा कि जब मेरा बड़ा भी पकड़ा गया तो अब मैं कहाँ जाऊँ। वो क्लर्क और चपरासी खुद डर जाएगा अगर ऊपर से मामला सही हो रहे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ार की बात है, और इंतज़ार के लिए हमें गरीब तबके को कड़वा घूंट पीकर हुकूमतों को, हुकूमती इदारों को, यानी आपकी हुकूमत को समझ लें, आपके मुल्क के इदारों को समझें कि अपने खर्चे रिड्यूस करके इस गरीब लोगों को सब्सिडाइज करना होगा, इनकी मदद करनी होगी बुनियादी अशिया में, दूध, चीनी, आटा,
जो ख़ास ज़रूरत की चीज़ें हैं, ख़ास तौर से दवाई, जो बिल्कुल एक खुला सांड जिसको मैं कहूँ ऐसा ना, ही है, इस बिल्कुल तरह ही सही है ना, कहा, वो ऐसा तो ही है। उसको कोई रोकने वाला रोकने नहीं वाला है। नहीं है। आज आप दवाई मंगवाएं, दूसरे दिन वो दवाई मंगवाएंगे, दूसरे स्टोर से मंगवाएंगे, आपको फ़र्क मिलेगा। बहुत बहुत फर्क होगा, बिल्कुल ऐसा ही इतना है। बड़ा, आज रोटी से ज़्यादा ज़रूरत दवाई की है लोगों को, पानी से ज़्यादा लोग दवाई खरीदते हैं, लेकिन उस पर कोई रेट कंट्रोल नहीं है। पता नहीं रेट कंट्रोलर उनसे डरते हैं या करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। इस वक्त तो बुनियादी ज़रूरत बन गई है। ऐसा ही है, तो ये बिल्कुल सारी चीज़ें हुकूमत को देखनी होंगी। हुकूमत की डायरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। देखिए, अगर नीचे वाला, एक मिनट, नीचे वाला अगर करप्शन ये कहते हैं कि डर से नहीं करेगा, तो उसके लिए आपने क्रॉस द बोर्ड करना पड़ेगा ना। आप तो जो है सिर्फ उन्हीं 3 लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, मैं फिर वहीं खड़ा हूँ। आपके इर्द गिर्द इतने लोग बैठे हुए हैं, उनका करप्शन किस दिन होगा? हाँ, और मेरा उनका सवाल है, accountability अदलिया का कैसे करप्शन होगी? कौन करेगा? अफवाज पाकिस्तान, तफवाज पाकिस्तान का कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। नेफ का कौन करेगा? अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, ये एक बड़ा मसला है। ये बात आपने ठीक कही है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड एक अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होना चाहिए ताकि मामला जो है फिर हल की तरफ जाए। लेकिन अब ये फरमाइए ना, अब रफत ने निशानदेही कर दी है इस चीज़ की, लेकिन इनफरादी सतह के ऊपर अब जहाँ पर आप देखें सिस्टम बुरी तरह करप्ट है, कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप कह सकते हैं कि जी मामला जो है बिल्कुल सही चल रहा है। इनफरादी तौर पे एक शख्स जिसकी जितनी रसाई है, जितनी पहुंच है, वो करप्शन कर रहा है, वो चाहे सिग्नल तोड़ने के हवाले से हो या किसी और तरीके से। ये तो सोसाइटी का मिजाज बन गया है ना कि वो गलत को गलत समझ ही नहीं रहा है। जो लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछें, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होगा। कोई समझते हैं शायद कि तोड़ दिया तो इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कौमों के मिजाज होंगे, लोगों के मिजाज होंगे, तो फिर कैसे कौमें बनेंगी, ये तो ज़रा बताइए। मिजाज बदलना पड़ेगा, ठीक है। वक्त लगेगा। शायद हमारी अगली नस्ल, अगर हमारा ट्रैक सही रहा तो अगली नस्ल, ये नस्लों के मिजाज चेंज हुए हैं तो नस्लें ठीक हुई नहीं हैं। तो मिजाज कैसे तब्दील होगा? देखिए ना, मास्टर के अंदर अब एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है आपके कि आप जाके देखें सरकारी गाड़ियों में दंदनाते घूम रहे हैं, सड़कों के ऊपर पीछे प्रोटोकॉल्स के साथ लोगों की तजलील कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। जब ये मिजाज होगा तो फिर तो लोग इंतकाम की तरफ ही जाएंगे ना। तो इससे तो आप मैसेज नहीं वो कर सकते। जिम्मेदारी किसकी आयद होती है, कैसे ठीक करेंगे, ये तो ज़रा बताइए। फोर्सेस की, इदारों की, ठीक है, अगर जजा और सज़ा का निज़ाम का लड़ाई झगड़ा। बैलेंस हो जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो फिर वो लैंड क्रूज़र में असला लेकर बैठा हुआ और बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वाला, दोनों बैलेंस में आ बैलेंस में जाएंगे। आ जाएंगे। निज़ाम एक आपके पास निज़ाम होना चाहिए और उसके लिए निज़ाम के अंदर हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए और है भी। बहुत अच्छे अच्छे अफसरान हैं पुलिस में भी, ट्रैफिक में भी, सब जगह। लेकिन हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें है मामला तो सही है। जहाँ से उस लैंड क्रूज़र वाले को ज़मानत मिल जाती है ऐसा और मोटरसाइकिल बगैर लाइसेंस के चलाने वाला थानों के चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है, तो बिल्कुल। ये डिफरेंस भी देखना होगा बिल्कुल ठीक और है। बड़ा वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि डायरेक्शन अच्छी है, अल्लाह कामयाब हो करेगा। सकता है जी कि मामला जो हल हो जाए। जी रफ़ा साहब, रैली के हवाले से और बताइएगा कि रूट का क्या तयन किया है? वो शहर कराची में ये भी एक बड़ा मसला है। वैसे तो मुतादिद रैलीज निकलती हैं लेकिन लोग इससे जो है वो बड़ा जो है मुतासिर नाज़माबाद से हमने कायदे आज़म का मज़ार रूट रखा है। ठीक है। और जो उसका एंड है वो प्रेस क्लब रखा है, कराची प्रेस क्लब। ठीक है। और इदारों से भी जो है अपील है कि इसमें थोड़ा रोड में हमारा साथ दें, रोड ठीक को है। ज़रा वो कर दें, मैनेज करवा दें साथ। और जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं सबसे दरख्वास्त करूँगा इस रैली में आएँ, अपना हिस्सा डालें और बिल्कुल ठीक बताएं कि हम सब जो है मैसेज मोहब्बत देना करते होता हैं है दुनिया को। पाकिस्तान बहुत से। अच्छी बात है कि तो मैसेज देना ज़रूरी है, और क्योंकि कश्मीर के हवाले से तो ख़ास तौर पे हमारा मैसेज जो है वो जाना चाहिए पूरी दुनिया तक, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, अब शाहिद हुसैन साहब, कुछ कीमतों के हवाले से जैसे अभी गुफ्तगू हमारी रही है, मामला को हल के लिए कोशिशें की जाती हैं, लेकिन होता ही है कि यहाँ पर चलें इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक अफसर एक दिन आज यहाँ पर मौजूद है, चलें आपकी बात सुन भी ली, मामला को समझ भी लिया, बिल्कुल खुलकर बात करते हैं, लोगों को पता है बिल्कुल ठीक। कि हो क्या रहा है सरकारी बिल्कुल इदारों ठीक के है। अंदर। क्योंकि ढकी छुपी बात तो है नहीं कि बिल्कुल, लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको पता है सरकारी इदारों में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अब एक अफसर आज मौजूद है, मामला तो उसके साथ तय हो जाते हैं, अगले दिन उसी की जगह पर कोई और बैठा है, तो मामला को तय करने के लिए फिर जो टूल चाहिए होता है वो फिर आपको दोबारा से जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा मामला है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ज़रा ये तो फरमाइए। बिल्कुल ख़ास आपने जो निशानदेही की है उसका इम्पैक्ट मुझ पर आया है, यानी जी, मेरी जी, एसोसिएशंस पर आया है। जब हमने ये मामला स्टार्ट लिए मई 2019 में, तो उस वक्त इफ्तिखार शलवानी साहब जी, जी। कराची थे, उन्होंने बहुत
हमारी बात को सुना और कहा कि मैं एडमिट करता हूँ, ये बात आपकी ठीक है कि 4 सालों से रेट रिवाइज ही नहीं हुए यानी सरकारी सतह पर। वो तशरीफ़ ले गए, फिर दूसरे कमिश्नर साहब आ गए, वो एक टाइम लगा, अब और नए कमिश्नर साहब आए, दरख्वास्त उनसे भी की है। ये भी एक इशू है, बहुत बड़ी बात है आपने मुझे बताई कि हमें ये भी मामला चलते हैं। अब जिसने टेक ओवर किया है इदारे के मामला को, उसको वक्त चाहिए लाइन अप करने समझने के लिए। तो ये चीज़ें भी हैं ब्यूरोक्रेसी में, अफसरान में, उनमें हम टाइम तो दें अफसरान। बिल्कुल ठीक है। वक्त अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ क्योंकि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसने नहीं पढ़ी होगी, जिसको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं इल्म होगा, अगर आप उसको अफसर भर्ती करके लगाएंगे तो पहले तो उसको ये सारी चीज़ें समझाना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो समझने के लिए क्योंकि तैयार नहीं होता। ये बड़ी माजरत के साथ जी, कुछ हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि स्पेशलाइज्ड लोगों को जिनका ये काम हो, उनको अगर इसके लिए रखा जाए तो फिर मामला हल हो सकते हैं। ऐसे अगर किसी को डिप्यूट कर दिया जाए कि आप इस इदारे में जाकर बैठ जाएं और अपना काम कर लें, तो वो उसी तरह करेगा काम जिस तरह यहाँ पर काम होता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मामला हल नहीं हो पाते या नहीं हो रहे। तो इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो तब तक मामला जो है वो हल नहीं होंगे। और फिर जैसे अभी रफ़त मुझे कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि जनाब करप्शन का एक एलिमेंट है, वो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जो करप्शन है वो भी आड़े आती है, जो काम नहीं हो पाता। इसके बारे में क्या कहेंगे? करप्शन आती है जी। मैं जब इस मामलात में आगे बढ़ा तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अब ज़ाहिर है मीडिया पे बैठकर क्या बात करूं, अफसरान से वास्ता भी पड़ेगा, ज़ाहिर है काम भी कराना है, लेकिन ये ऊपर लेवल पे नहीं है। यानी क्लरिकल जो सिस्टम है वो हमारा बहुत मुश्किल पैदा करता है। मैं किसी का ऐसी बात नहीं करता, लेकिन है ज़रूर, हमें भी सुनने को मिला और देखने को मिल रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिमत अपनी भी सीधी रखें। ये भी ज़रूरी है। अभी मैं ऑफ़र कर दूं, अभी हम इस तरह से लेके चलें तो इसका मकसद है कि हम एक बुराई में शामिल हो गए और पीछे एक हम चेन बना के दे जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ट्रैक पर जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला सीधे होंगे, मुल्क के भी और इदारों के भी, और इंशाल्लाह रेट्स के हवाले से भी। ठीक है। अच्छा, अब अपनी अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है ना, कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो। अब हमारे यहाँ काम जिस तरह लोग कर रहे हैं, अब दुनिया में लोगों को शऊर आता जा रहा है सफाई के हवाले से, हाइजीन के हवाले से। बहुत सारे दुनिया में तो खैर बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, इतनी आसानी से आप लाइसेंस क्योंकि मिलता है, वो लाइसेंस आप एक्वायर्ड नहीं कर सकते जब तक आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब जो बाज़ार की और फिर स्लाटर हाउस के ऊपर जो रिपोर्ट्स यहाँ से जाती हैं, आप यकीन करें जब हम इंटरनेशनली दिखाते हैं, वो जब हमसे बड़ी डील के बारे में बात करते हैं ना, कि जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर गोश्त की सप्लाई है, अगर ब्राज़ील से आ रही है, कहीं से आ रही है, हलाल मीट अगर वहाँ से जा रहा है, तो हमारे मुल्क से क्यों नहीं जा रहा? स्लाटर हाउस की जो पोजीशन है, अगर वो किसी को दिखाएं, अगर किसी बाहर वाले को लाकर, आपके ख्याल में वो कभी मंगवाने के लिए तैयार होगा? ये मसला कभी एड्रेस करने की कोशिश की गई है? कतन नहीं होगा। हम खुद भी, मैं खुद भी अगर जाके स्लाटर हाउस के चक्कर लगाऊं तो मुझे भी लगेगा कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ, क्या काम। बिल्कुल ठीक है। हम स्लाटर हाउस में जब ये कटिंग होती है और सारा मामला चलते हैं, वहाँ पर सरकारी इदारों को पैसे हम देते हैं जो ऑफिशियली होते हैं। ठीक है, ठीक है। उन सरकारी इदारों की यानी केएमसी की ये जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर उस पैसे को लगाएं, सफाई के इंतजाम, ये सफाई के इंतजाम हम पर इंसानियत के नाते अखलाकी अगर इस लिहाज से देखें तो हम पर आते हैं, जो हम कोशिश करते हैं। लेकिन असल जिम्मेदारी इदारे पर आती है, केएमसी पर आती है, जो अच्छे खासे पैसे लेते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पर खर्च नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं करते। उनको शर्म आनी चाहिए उन अफसरान को, उस इदारे के मोहतरम सीनियर्स को, कि वो गोश्त अल्टीमेटली घूम के उनके पास भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, वो भी यही इस्तेमाल है ना। लेकिन करप्शन, मैं सबसे ज़्यादा खुली बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा करप्शन यही मिलेगा आपको। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यानी इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनको देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। कि जब आप पैसे लेते हो हमसे, ऑफिशियल रसीदी सारे कुछ है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, तो उस कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ पैसे लेके और उसको कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद नहीं होता, उसको पाबंद भी तो करें, उसको एसओपीज तो दें कि तेरे कॉन्ट्रैक्ट के जो पीरियड है उसके अंदर ये सफाइयाँ होनी चाहिए, ये मेंटेनेंस होनी चाहिए। आप देखेंगे दीवारें गिरी हुई हैं, छतें नहीं हैं, लाइट नहीं है। स्लाटर हाउस के में पानी देना जिम्मेदारी है सरकारी इदारे की, केएमसी की। आप जाएं वहाँ जो
ये कारोबार करते हैं, अपना पानी खरीद कर लाते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो इंसान है ना, बिल्कुल सही है, उसकी भी वो कॉस्ट तो उसके अंदर शामिल होगी। शामिल है, वो चाहता है सफाई रखना, तो पानी खरीद कर लाना पड़ता है। तो ये सब के लिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर अभी हमने बात करनी है, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ ताजरों के मसाइल के हवाले से और मार्केट्स के जो मसाइल हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और भी कुछ मामला ज़ेर बहस हैं, इसको हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, शाहिद हुसैन कुरैशी साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। स्लाटर हाउस की अभी आपने निशानदही की, सफाई के हवाले से आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी निशानदही की है कि जो इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी चाहिए। जी, ये इदारों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अब एक और नया निज़ाम है कि इदारा आपको आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर को। अब कॉन्ट्रैक्टर और इदारे के दरमियान जब कॉन्ट्रैक्टर की जो डील होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है जो अनऑफिशियल रिश्वत की शक्ल में जाता है, वो लोड होता है बिल्कुल ठीक पब्लिक पर। मैं कहता हूँ ये डायरेक्ट इदारा ही क्यों नहीं चला लेता? क्या उसके पास ओवर स्ट्रेंथ लेबर नहीं है? मौजूद है। आज हर सरकारी इदारे में देखेंगे, वो प्रोविंशियल हो या कराची की सतह पे हो या सूबाई हो, सेंट्रल हो, हर जगह ओवर स्ट्रेंथ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों है भाई? बिल्कुल ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान और इदारे के दरमियान डील हुई, उसके अंदर जो अनऑफिशियल डील हुई वो भी हम पर लोड होती है। बिल्कुल ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को अभी रिसेंटली नी कराची स्लाटर हाउस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसने आगे से वो मतलब एक लमसम अमाउंट दे दी साल की इदारे को, और पूरा साल उसने कटिंग के पैसे और जो भी चार्जेस हम आके ऑफिशियल लेने हैं। क्या उससे कोई एसओपीज ऐसी तय हुई कि वो इस स्लाटर हाउस की हालत को सुधारेगा? बिल्कुल ठीक है। क्या वो हमसे शेयर हुआ? एसोसिएशन से शेयर हुआ? बिल्कुल ठीक है। नहीं हुआ। क्या वहाँ पे जो मेन कारोबारी हजरात हैं, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनमें से किसी को बिठाया गया कि जी ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी ये जिम्मेदारियां होंगी, इसने इस स्लाटर हाउस की हालत को इससे अगर आपको कोई शिकायत होगी तो आप हमें रिपोर्ट करेंगे? वो तो कोई बात तय हुई ही नहीं है। कुछ नहीं तय हुआ, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो एक साल मौज करेगा, उसने उन्हीं हालात पे चलाना है। फिर हम कहते हैं जी सफाई, जी हालात सही करें। उस मजदूर की जिसकी आप मतलब हुलिये को सही करने की बात करते हैं, उसके हालात के बारे में कभी सोचा? बिल्कुल। उसकी तनख्वाह कितनी है, उसको क्या मजदूरी मिलती है? और एक अजीब और ख़ास बात नोट करें, अभी टीवी पे देख रहे होंगे लोग, ये वो तबका है जो 5 दिन काम करके 7 दिन खाता है। ऐसा ही 2 दिन छुट्टी है, बिल्कुल ठीक है। उस 2 दिन में उसको कोई पैसे नहीं मिलते। वो 5 दिन की मजदूरी से 7 दिन गुजारा करता है, और उसकी हालत जार क्या है वो आप खुद देख लें। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए क्या सोचा? क्या उस तबके को ऐसा मुमकिन नहीं कि हम कोई ऐसे डेटा बना लें उस मजदूर तबके का, उनको हेल्थ में कोई सपोर्ट दें, कोई सपोर्ट एजुकेशन में कोई सपोर्ट होनी चाहिए। हमारे व्यापारी, हमारी एसोसिएशन हम ऑफर करते हैं कि हमसे एक हिस्सा ले लें उसमें जी, प्रीमियम का, जो एक जनरल इंश्योरेंस होती है, उसमें प्रीमियम का हमसे एक हिस्सा ले लें और सरकार उसमें डाले अपना शेयर। बिल्कुल ठीक है। और उनकी हेल्थ के लिए उनका हेल्थ कार्ड बना के, बिल्कुल ठीक है, जैसे पैनल्स होते हैं हॉस्पिटल में, एक छोटी सी इंडस्ट्री, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, तो सबसे ज्यादा छोटी सी इंडस्ट्री बना के दें। अच्छा, इसमें औजार का काम है, तेजधार आलों का काम है, जिसमें जाने भी चली जाती हैं, क्रिटिकल इंजरीज भी हुई, दीवारें गिरी हैं स्लाटर हाउस में कराची की, और वहाँ बंदे मर गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा। खुदारा मैं कराची, कमिश्नर कराची से सीएम साहब से बात करूंगा, दरख्वास्त करता हूं उनसे कि इसको एक छोटी सी इंडस्ट्री ट्रीट कर रहे हैं। इसका जो सबसे निचला तबका है, मजदूर तबका, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लें, उनको कार्ड इशू करें, उनको हेल्थ कार्ड इशू करें, उनकी जो मदद कर सकते हैं करें। फिर जब उसका हालात सही होंगे तो उसका हुलिया भी सही हो जाएगा। वो अच्छे कपड़े भी उस वक्त पहनेगा जब उसके पास
माली रोटी हालात उसके पूरी बेहतर होगी। होंगे, बिल्कुल 5 ठीक है। दिन कमाएगा और 7 दिन खाएगा, फिर आप कहेंगे कि सफाई सुथराई कोशिश ज़रूर करेगा, करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने उसके कभी हालात के बारे में सोचा ही नहीं ना। सोचा ही नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये मसाइल हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये जो ठेकेदारी का जो सिस्टम है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। अब ये तमाम इदारों की बात अभी कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अपने फील्ड के हवाले से बात कर रहे थे। स्मगलिंग का एक बड़ा इशू है, फिर जानवरों की कीमतों में इजाफा होना। अब फार्मिंग हर किसी के तो बस की बात नहीं है, जैसे कहते हैं कि जी फार्मिंग करके जो अपने सप्लाई का जो मामला है उनको हल करें, लेकिन अब क्योंकि बाहर प्राइसेस ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं, कुछ अपने लोग भी इसमें हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ जानवर जो है वो बाहर बेच रहे हैं, ईरान या अफगानिस्तान की बिल्कुल जा रही है सप्लाई। ये एक बड़ा इशू बन गया है जिसकी वजह से एक डिमांड सप्लाई का एक बड़ा गैप बन गया है। अब गवर्नमेंट इसको कोशिश करती है रोकने के लिए, कुछ स्मगलिंग के थ्रू जानवर जा रहे हैं, उसको कैसे रोकें जब अच्छी कीमत मिल रही है। तो ये मामला कैसे हल होंगे, ज़रा बताइए। स्मगलिंग का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, जो बैड इम्पैक्ट जिसको कहना चाहिए वो है, उसको रोकना होगा। अगर ऑफिशियल जो एक्सपोर्ट है ना, उसका इतना उसका अमल दखल नहीं है, इतनी एक्सपोर्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा हमसे इम्पोर्टर माल नहीं लेते, एक्सपोर्ट है लेकिन इतनी हद तक नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान और दीगर जो ममालिक 2 नंबर तरीके से स्मगलिंग होती है ना, उसका इम्पैक्ट बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। मंडी में हमारे व्यापारी जाते हैं और एक अफगानी जाता है, हमारे 10 व्यापारी खड़े होते हैं और वो माल खरीदने निकलते हैं, और एक अफगानी आता है और वो आधी मंडी का सामान समेट के एक तरफ कर देता है। बिल्कुल सही है। रेट तो शूट अप हो ही जाएंगे, फिर बिल्कुल होलसेल मार्केट कहाँ पहुंचेगी, फिर रिटेलर पे इम्पैक्ट आना ही आना है बिल्कुल ना, ठीक है। तो उधर भी देखना होगा। और वो ये काम छुप के नहीं कर रहे, खुलेआम कर रहे खुलेआम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट तो बाकायदा ऑफिशियली होती है ना, फॉर्म ई के थ्रू होगी ना, बिल्कुल ठीक है। सरकारी इदारे इन्वॉल्व होंगे, बैंक इन्वॉल्व होंगे। ये वो एक्सपोर्ट है जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है और माल जा रहा है। आप ज़रूर माल भेजें दुनिया को, ऑफिशियल तरीके से भेजें, लेकिन उसको ये भी देखना होगा कि क्या आपके मुल्क की खपत पूरी हो गई, क्या आपके कंज्यूमर को चीज़ें पहुंच रही हैं टाइम से और सही कीमत पे। तो आप जब भी एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो एक्स्ट्रा पे जाएंगे ना। एग्जैक्टली। और अगर हम सारा उठा के एक्सपोर्ट कर देंगे तो यहाँ वाला जो आज वैसे ही खरीदने से मजबूर हो गया, नहीं खरीद पाता, तो वो हफ्ते बाद भी अगर गोश्त लेने जाएगा और 800-900 रुपये जब ये पहुँच जाएगा, और जिस तरह से महंगाई की तरफ देख रहे हैं हम मंडियों के हालात, तो गोश्त कैसे खाएंगे लोग। बिल्कुल ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो, ज़रूरी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल तो हमें ये भी बैलेंस करना होगा। एक्सपोर्ट करनी, फॉरेन एक्सचेंज आना है, मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन अपनी जो कंजम्पशन है उसको भी देखना। ठीक है। अब थोड़ी सी मार्केट्स के हवाले से बात हो जाए। जो मार्केट्स के जो इशू हैं वो अपनी जगह हैं। अब मार्केट्स पहले तो डेडिकेटेड कुछ मार्केट्स हुआ करती थी जहाँ सिर्फ ये काम हुआ करता था। अब तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जो इंटीग्रेटेड एक सेटअप बन गया है जिसके अंदर हर तरह के किरियाना की भी दुकान है, तो गोश्त की भी मार्केट बन गई है। तो वो मार्केट्स के जो मसाइल हैं उनको कौन एड्रेस करे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें आपको पता है कि थोड़ा सा मामला जो है वो बढ़ जाते हैं और फिर सफाई का ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा है कुछ क्या बारिश का पानी है इस तरह दुकानों के बाहर लगा हुआ है, कोई अथॉरिटी काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इनसे पैसे भी लेती हैं, फिर दुकानदार एक अलग परेशानी में है, वो KMC को भी पैसे दे, मार्केट एसोसिएशन को भी पैसे दे। मसला तो उसका अपनी जगह पर है। ये मसाइल कैसे हल हों, ये तो ज़रा बताएं। हमारी एसोसिएशंस जो कुरैशी बिरादरी की है, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका मीट के कारोबार से है, हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते। ठीक है, ये तो तय हो गया। ठीक है। वो ये वाली एसोसिएशन किसी से पैसे लेके हम काम कोई नहीं पैसे नहीं लेते। ठीक है। हमारे अपने सोर्सेस, हमारी कम्युनिटी के मुखैर हजरात ही हमारी इस वेलफेयर में हमारी मदद करते हैं, हमारे मेम्बरान करते हैं। हम किसी रिटेलर दुकान वाले से कुछ पैसे नहीं लेते। ठीक है। हम ये एक वेलफेयर की सतह पर से काम करते हैं, रज़ाए इलाही के लिए काम करते हैं। ये हम वक्त देते हैं, हम उनसे ना कोई पैसे लेते हैं ना कोई फीस लेते हैं। ठीक है। सरकार उनसे पैसे लेती है, रसीदों की जाहिर है देखकर, या जुर्मानों की शक्ल में भी अगर लेती है तो सरकार को जाता है ना हमारी तरफ से पैसा। जो चार्जेस होते हैं, जो मतलब वहाँ पे जो यानी स्लॉटर हाउस में भी बाकायदा सरकारी चार्जेस हैं, वो सब पर्ची है, सब कुछ देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे ये काम करें। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं उनके लिए और मतलब कोशिश करते हैं कि बेहतर किया जाए। अक्सर स्लॉटर हाउसेस के विज़िट भी करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि दुकानों की सफाई रखें, स्लॉटर हाउस की सफाई रखें। जब उनके मसाइल हमारे सामने आते हैं तो हमारे वहाँ जाके मुंह बंद हो जाते हैं कि वाकई गवर्नमेंट तो इनकी तरफ देखती भी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर का एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है, यस,
उसका काम सिर्फ रसीद काटना और पैसे लेना है। जब उससे कोई बात की जाती है, उनको वो सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट बैठा हुआ बिल्कुल। वो कहता है जी वो तो मेरे फलां से बात की जाए, जी वो कोई कॉन्ट्रैक्टर सामने होता नहीं है। सिलसिला चला आ रहा है। तो जिसके कंट्रोल, जिस इदारे के कंट्रोल में है ना, उनको चाहिए कि कंट्रोल रखें, कॉन्ट्रैक्टर पर भी बहुत नजर रखनी चाहिए ना, कोई चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो ठेका कर देकर क्या रहा आपने छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल। साल के पैसे ले लिए, मैं एक तरफ हो गया, अब तू लूट और खा। बिल्कुल ठीक है, ये सिस्टम इनकरेज करना चल रहा है। इसको बिल्कुल discourage ठीक करना है, पड़ेगा। सर discourage एसओपीज करना पड़ेगा। जी। की बात हो रही है, आप ये देखें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप एसओपीज को जो है ऐसी वायलेशन है कि कहीं बुरा पे नहीं हशर है देखी एसओपीज बिल्कुल। का। आप देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अब जो है ये मामला नहीं देख पा रहे। सिर्फ 2-3 अस्पताल हैं कराची में प्राइवेट जिनके अंदर आपको मिलेगी, वरना कहीं पे नहीं फॉलो हो रहा है एसओपीज। बिल्कुल सही कहा आपने। सिविल मेडिकल वगैरह के अंदर रेगुलेशन। तो सूरत हाल ऐसी है कि आप जाकर देखें, इंसानियत जो है वो सिसक रही है। और इस तरह के जो मामलात हैं कि वो यकीनन अगर उसको दिखाया जाए, लोग तो यकीनन जो यहाँ रहते हैं वो वाकिफ़ हैं जो कुछ हो रहा है सरकारी अस्पतालों में। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसओपीज की जो वायलेशन है, ओपन वायलेशन हो रही है, नहीं इसको कंट्रोल किया जा सकता। मार्केट्स के जी एक अलग वो है। अच्छा जी, अब ये बात हो रही थी मार्केट्स के हवाले से। अब 8 बजे का टाइम है जी, बंद है सारे मॉल्स वगैरह, तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब लोगों को इसके ऊपर भी अमल करना है, लेकिन हमारी तरफ मसला थोड़ा सा दूसरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आते ही गाड़ी देर से, तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो काम करते करते टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये थोड़ा सा पेचीदा काम है, शायद लोग इतना ना इसको समझते हो कि इसमें बारीकी भी बड़ी है, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन वो दुकानों का बंद करने का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब इसके ऊपर कैसे कन्विंस करें अपने लोगों को जो काम देर से शुरू कर रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है, कैसे समझाएंगे? नहीं, ये हमारा काम तो मतलब रूटीन में चल रहा है। इस पे कोई इम्पैक्ट कोरोना का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह objection इतना नहीं ज़्यादा है, नहीं आया। बिल्कुल फूड ठीक है। आइटम में था, और जो लॉकडाउन वगैरह आए थे, जो टाइमिंग थी उसमें भी रिलैक्सेशन थी फूड आइटम को, यानी बेकरीज ठीक, को बिल्कुल और सही है। परचून को और गोश्त के कारोबारी। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि उसमें कोई कमाया बहुत ज़्यादा। हाँ, सेल तो कम हो ही गई थी। वो तो ये समझता है कि जी बड़ा कमाई हो जाती है, इस नहीं वजह नहीं से नहीं, वो नहीं कोई सेल फर्क तो नहीं। कम हो गई थी ना। हालात ही इतने बुरे थे, आदमी कहता था कि मैं आटा अपने घर में रख लूं, बड़ी बात है, मैं डबल रोटी का इंतजाम करूं, बच्चे के दूध का इंतजाम बिल्कुल ठीक करूं। है। तो वो इसमें था। तो वो इस तरफ नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा कोई चिकन में बकरे का गोश्त या ये बिके होंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट Consumption इस भी पर कम भी हुई है, है, exactly, कंजम्पशन भी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कम हुई है। और हमारा एक मखसूस तबका है जो बिल्कुल ही लेबर में आता है, गरीब तबका, तो उनकी एसोसिएशंस ने मदद करनी पड़ी हमें, उन्हें राशन भेजने अच्छा, पड़े। उनको भी हाँ, बेल आउट करना पड़ा। बिल्कुल हमें करना पड़ा। ज़ाहिर है अपने लोगों को जिस तरह हम और पाकिस्तान में हर किसी को करते रहे, शहर में सबकी मदद करते रहे, तो उनकी तरफ भी हमें देखना पड़ा। हमारे बिल्कुल ठीक। मुखैर लोगों ने उनकी भी उसमें भी मदद ताउन की, किया। क्योंकि मामला तो ख़राब हो ही गए थे। जिसने 1-1.5 मन 2 मन गोश्त बेचना था, वो तो 20 किलो पे आ गया। ऐसा ही है, तो बिल्कुल खराब कमी थे। तो हुई है, बाकी कारोबार को जो है वो नुकसान तो उससे पहुंचा है। चलें जी, ये मामला ऐसे हैं, इसमें और इससे रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज़ हैं। कोशिश तो की आज हमने कि इस नशिस्त में बहुत सारे मामला पर गुफ्तगू कर लें। जनाब, आप आखिरी चंद लम्हात हैं रैली के हवाले से, अगर कुछ कहना चाहते हैं? जी, कोई रैली मैसेज के देना हवाले से चाहते बस हैं? फिर एक दफ़ा तमाम लोगों को दावत दूंगा कि आएँ, इस रैली में शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें अपने। और साथ साथ कश्मीर का भी मसला है, 5 तारीख को कश्मीर डे भी है, तो उस हवाले से भी आएँ, क्योंकि अब ये मसला जो है अब कहीं किसी करवट अब बैठने वाला है। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीदें हैं हमें अफवाज पाकिस्तान से। तो आए, खराज तहसीन पेश करें उन्हें, और पूरी दुनिया में पैगाम दे दें कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, और इंशाल्लाह वो हमारा अनकरीब हिस्सा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रफ़त कुरैशी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शाहिद हुसैन कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमसे बात की, और ये आज का हमारा प्रोग्राम था। कोशिश हमारी यही होती है कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। ये सबसे बड़ा एक अवामी मसला है, कीमतों के जो इजाफे के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वजूहात जानने की कोशिश करनी है, समझना है। एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पर डाल दी जाती है कि जी फलाना शख्स इसका ज़िम्मेदार है, फलाना इदारा है, या अक्सर ही कहा जाता है। आपको सुनने में ज़्यादा ये आता है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, तो इसमें दीगर जो चीज़ें हैं उसमें खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। ये बात सही है, किसी हद तक तो सही है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह उन्होंने काम करना है, ये ज़रा समझ लेना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ से करप्शन ख़त्म हो, सही लोगों को तैनात किया जाए जो मामलात को समझते हों, तो फिर मामलात हल होने की तरफ जो है वो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोगों को डिप्यूट किया जाएगा जिनको मामलात की समझ नहीं है, माजरत के साथ हर इदारे के अंदर आप जाके देख लें, अगर मुताल्लिका कोई एक आध शख्स निकल आए, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है,
तो जाके फिर शायद मामला हल होते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह मामला चल रहे हैं इसी तरह मामला चलते रहेंगे। बहरहाल जी, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद जो अवामी मामलात हैं, मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।